अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम रेगुलरली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टैक्स कंसल्टेंसी का कोर्स ट्रेनिंग। और आज का हमारा जो सेशन है उसमें हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 होगा और इसमें हमने बेसिक जो चीज़ें हैं प्रिलिमिनरी उनको हम कवर करेंगे। और ये हमारा कोर्स बिजनेस एंड एकेडमिक, जो एकेडमिक लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो दी बेस्ट हो जाएगा। एक तो आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन हो जाएगी, दूसरा कल को आप जब प्रैक्टिकली इसको कहीं अप्लाई करना चाहेंगे तो आराम से अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आपने चीज़ों को सही थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझा होगा। अच्छा, इस कोर्स पे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा कि कुछ इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो मैनुअल है गवर्नमेंट का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसी को लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों को बुक खरीदने में या कुछ हर दफ़ा जब चेंजेस होती हैं तो एक पैटर्न में वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक दफ़ा थोड़ा सा मुश्किल है, बुक से चीज़ों को लेके चलना थोड़ा कंसाइज भी होता है, आसान भी होता है। लेकिन एक दफ़ा आप इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चल लेंगे तो हर दफ़ा जब भी अमेंडमेंट होती है तो आपको एक तरतीब का पता होगा कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी होगी, तो वो फौरन उधर ही जाएंगे। जबकि बुक की तरफ जाते हैं तो बुक में अमेंडमेंट्स और इस तरह की चीज़ों को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आपके हर दफ़ा के झंझट को से बचने के लिए मैंने इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से जो आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की आपकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी वेबसाइट पे ये मैनुअल पड़ा होता है, हर दफ़ा अपडेट होता है और उससे आप इस चीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं साथ साथ में। और मैंने एक और चीज़ की है। अच्छा, सबसे पहले तो आज का जो आपका सेशन होगा इससे आपको अपना पता चल जाएगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, आपको चीज़ें समझ आती हैं जिस तरीके से हम एक चीज़ों को चलेंगे। और साथ ही आपको बताऊं कि आप हमारा इसी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना। जो वक्तन फवक्तन नोटिफिकेशन आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी आपको मिलते रहेंगे। और साथ में आपको बताऊं कि इस टेक्स्ट के साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशंस ऐड की हुई हैं। टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है, बुक की जो लैंग्वेज है थोड़ी मुश्किल है, उसको चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं होता। सो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सेपरेट से, ताकि आपको नॉर्मल बातें लगे। सो सबसे पहले तो हमारा है जी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये तो बेसिक है चीज़, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो जब भी कभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात हो तो इट्स मीन कि ये इसका प्रॉपर नाम है, ये इसका टाइटल है। अब ये दूसरे नंबर पे आपकी बात आती है कि ये अप्लाई कहाँ पे होता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पे कहीं पे भी आप है तो पाकिस्तान के शहरों पर ये लागू होता है, पाकिस्तान की बाउंड्री पर। अच्छा, नंबर थर्ड पे है इसकी कमेंसमेंट के हवाले से, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। यानी कि ऑफिशियल गजट में जैसे अपॉइंट किया जाएगा कि ये कब से एप्लीकेबल है, तो ये एट वंस उसी डेट से अप्लाई हो जाता है। जैसा कि हर साल जो है इसकी एप्लीकेशन जो ही नया मैनुअल उसमें अमेंडमेंट आती हैं तो डेट विद इफेक्ट फ्रॉम वो मेंशन कर दिया जाता है। सो इसकी इफेक्टिवनेस के हवाले से है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन जो है जो काफी लंबा चलेगा, डेफिनेशंस का, और ये क्रूशियल भी है। इंशाल्लाह हम डेफिनेशन में ही बहुत सारी चीजों को कवर कर लेंगे। देखने में तो डेफिनेशंस हैं लेकिन इसके बैक एंड पे बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो सिर्फ और सिर्फ आपने डेफिनेशन नहीं लेनी, आप ये समझिए कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिस वर्डिंग पे खड़ा है, जिस बुनियाद पे खड़ा है, उस वर्डिंग के ऊपर आपकी जबकि ग्रिप हो जाएगी तो चैप्टर्स को समझना फिर हम ऐसे गो थ्रू करते जाएंगे और न्यूमेरिकल टाइप हम चीज़ों को करते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आते जाएंगी। सो इसको डेडिकेशन के साथ आपने लेके चलना है, डेफिनेशंस को लाइट नहीं लेना। और ये हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जब आपके ये चंक्स आपको समझ आ जाते हैं तो आगे चल के होल भी समझ आ जाता है, पूरा भी समझ आ जाती है जो बात की गई होती है। सो इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, कि जब तक कोई किसी और चीज की वजाहत ना आ जाए या वो खत्म ना हो जाए, तो जो हम यहाँ पे डेफिनेशन लेके चलेंगे इस ऑर्डिनेंस में, जहां पे भी वो वर्ड इस्तेमाल होगा तो वही डेफिनेशन हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे जो अभी हम कवर करेंगे, समझेंगे इन दी सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट।
अच्छा, इसमें सबसे पहली हमारी डेफिनेशन जिसको आज हमें फोकस करना है और इसी तक ही हमने अपने आप को महदूद रखना है ताकि आपको चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से चलती जाए। छोटे छोटे सेशन करेंगे ताकि चीज़ें आप अब्जॉर्ब कर सके नॉलेज के तौर पे। इसके हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ये होता है ना, मैं मार्केट से 100 रुपए की कोई चीज ली है, 150 की मैंने बेच दी है, तो इसकी कॉस्ट मैंने 100 निकाल दी, तो बाकी कितने बचे? 50 रुपए। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। सिंपल है, इसमें मैं कोई ज्यादा लांझे में नहीं जा रहा, सिंपल इसको मैंने डिफाइन किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब पहली दफा मेरा ये प्रॉफिट था पहले एक दिन में, अगले दिन में मेरा प्रॉफिट 70 था, अगले दिन में मेरा 80 था। सो इन तीनों को मैं ऐड करूं कि 3 दिन का मेरा प्रॉफिट कितना बना, तो कितना बना? 50 और 70 कितने? 70 और 50 120, और ये मैंने 80 लिखा है शायद, और ये 120 प्लस 80 200 हो जाएगा। तो ये दो सबको ऐड किया तो ये हमारा एक्यूमुलेटेड हो गया, यानी कि सबका होल। सो इन रिलेशन टू, अच्छा ये वर्डिंग जो है मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा कि ये वर्डिंग कौन सी है। तो ये लॉ की है, मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ की जब है, तो एक्चुअल टेक्स्ट मतलब एक्चुअल वर्डिंग, तो मैंने यही आगे चल के फिर बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल वर्डिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। सो ये एक्चुअल वर्डिंग है इन रिलेशन टू, ये एक्सप्लेनेशन इसको इग्नोर कर दें, इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ डिविडेंड इंक्लूड, यानी कि इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड, जब हम डिविडेंड पे करेंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से मुराद हम क्या लेते हैं, उससे ये वजाहत हमने लेनी है। तो डिविडेंड क्या होता है? एक जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है। अच्छा जी, इसके बाद इसका तीन इसके पार्ट्स हैं, ए बी और सी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसमें क्या कुछ होगा? ये टैक्स की लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज। एनी रिजर्व, एनी रिजर्व, रिजर्व क्या होता है? हमने गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जब फ्यूल एंड पे होता है तो वो रिजर्व पे लगी होती है, तो रिजर्व। और दूसरे नंबर पे आप बिजनेस की लैंग्वेज में रिजर्व से मुराद लेते हैं, तो आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, कुछ उसका चंक आप साइड पे रख लेते हैं, कुछ चंक मजीद आप रख लेते हैं, उसको ऐड करते रहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो थोड़ा थोड़ा ऐसा अलग से रखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व। एनी रिजर्व मेड अप, जो बनाया गया हो होली और पार्टली, मुकम्मल हो या कुछ उसका हिस्सा, ऑफ एनी अलाउंस, किसी अलाउंस का हो, किसी डिडक्शन कटौती का हो, और एग्जाम्पशन एडमिजिबल, या कोई एग्जाम्पशन थी, अलाउ थी अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसको हम अलग रखते गए, इकट्ठा करते गए। तो एनी रिजर्व जो मेड अप ऑफ होली पार्टली ऑफ एनी अलाउंस, तीन हिस्सों का, यानी अलाउंस का हो, कोई डिडक्शन हैं, या कोई एग्जाम्पशन है लॉ के मुताबिक हमें अलाउड है, तो उनको हम ये कहेंगे ये है हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब इसी की वजाहत है विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, यानी कि इसी जो टेक्स्ट के लैंग्वेज है, एनी रिजर्व मेड अप होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस डिडक्शन और एग्जाम्पशन एडमिजिबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इसकी एग्जांपल क्या है समझने के लिए जी? ए कंपनी क्लेम्स एन एनुअल डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑफ, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अलाउंस अलाउड होता है, वो आप अपने खर्चों में डाल सकते हैं। जो भी आपका, अब मैं जैसे कहा था मार्केट से 100 की चीज ली, 150 की बेच दी, तो ये जो 100 के खर्चे हैं इसमें डेप्रिसिएशन अलाउड होती है, उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। सो अगर इसमें से ये जो 100 रुपए में से 10 रुपए आपने अलग रखे थे, तो इट्स मीन कि आपने उसका रिजर्व में डाला हुआ था। कंपनी क्लेम्स एन एनुअल डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑफ PKR 100,000, यानी कि 1 लाख उसका एनुअल डेप्रिसिएशन का अलाउंस है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सो उसको ये 1 साल का मिल गया। अब अगली बात क्या है? ओवर 3 इयर्स, अब 3 साल ये इसी तरह से उसका अलाउंस इकट्ठा होता गया। इट एक्यूमुलेट्स अ रिजर्व ऑफ PKR 3 लाख इंटायरली बेस्ड ऑन द डेप्रिसिएशन अलाउंस क्लेम। जो उसने डेप्रिसिएशन का अलाउंस क्लेम किया हुआ था, उसके पास पहले साल में 1 लाख उसको साइड पे रख दिया था, दूसरे साल भी 1 लाख साइड पे रख दिया था, तीसरे साल भी इसी तरीके से 1 लाख रख दिया था साइड पे। उन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बन गया? 3 लाख। सो ये सिंपल बात है। अच्छा, इसमें की लर्निंग्स क्या हैं, जो पॉइंट्स हैं? अ रिजर्व फ्रॉम फ्रॉम अलाउंसेस डिडक्शंस और एग्जाम्पशन अंडर द
ऑर्डिनेंस इज टैक्सेबल वन डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर लिया उसको, लेकिन एंड पे आप उसको एज ए प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स होता है, लेकिन आप जब रिजर्व में डाल लेते हैं तो ये एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसी को जो रिजर्व को आपने एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, उसके ऊपर आपका टैक्स लागू हो जाएगा। नंबर सेकंड पे जो लर्न करने वाली बात है, समझने वाली बात है, कंपनीज मस्ट ट्रैक रिजर्व्स केयरफुली टू अवॉइड misclassification as such reserves do not qualify for permanent exemption when distributed। तो ये कंपनी को भी ध्यान से चलना चाहिए कि जो रिजर्व होते हैं ये परमानेंट एग्जेम्पशन के अहल नहीं होते। अगर आप उसको प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट ना करते तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर आप उसको रिजर्व को अलग रखते गए हैं और वो आपकी लागत नहीं आई, एट द एंड ऑफ टाइम वो आप एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो रिजर्व रखा था, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अगला ये टैक्स की लैंग्वेज है, पॉइंट बी, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। फॉर द पर्पसेज ऑफ सब क्लासेज ए बी एंड ई, सी डी छोड़ दिया है, ए बी एंड ई ऑफ क्लास 19। जो क्लास 19 है यानी सेक्शन 19 है, सो रूल का ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स, यानी कि एक कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसके इनकम हो या कोई उसने चीज सेल की थी उसके ऊपर उसको प्रॉफिट बच गया, गेन हो गई, ऑफ अ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, कि उस कंपनी के पास एक ट्रस्ट भी थी, उस ट्रस्ट ने भी इनकम अर्न की और उसने कुछ हासिल किया गेन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन डेट पे आएंगे और सच पेमेंट एज द केस में बी, तो ये सारी चीज होगी कंपनी के अपने और उसकी कोई ट्रस्ट, उसके ऊपर इनकम और गेन दोनों की एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड उसको क्या है, टैक्सेबल समझा जाएगा। अब इसकी वजाहत क्या है न्यूमेरिकल से, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पज है जो टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो न्यूमेरिकली जितना आप स्ट्रांग होंगे, चीजों को समझते होंगे, कैलकुलेशन आपको उतनी ही आसान होती जाएगी। सो अ कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ पीकेआर 5 लाख, कंपनी एक हमने बनाई हुई है और चल रही है और उसका प्रॉफिट है 1 साल का 5 लाख। दूसरे नंबर पे क्या है, द कंपनी आल्सो मैनेजेस अ ट्रस्ट दैट जनरेट्स गेन्स ऑफ पीकेआर 2 लाख। अब एक हमारी उस कंपनी के पास एक ट्रस्ट भी है जिसको वो लेके चल रही है, उसी पीरियड में उसने गेन किया 2 लाख का। अब इसका प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 5 लाख, और ट्रस्ट का गेन कितना है, 2 लाख। दोनों को अगर मिलाएं, इफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट ऑन 31 दिसंबर, बोथ प्रॉफिट्स यानी कि कंपनी का प्रॉफिट 5 लाख एंड द ट्रस्ट गेन पीकेआर 2 लाख आर इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम, तो ये दोनों जो है टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएंगे। आगे चलें जी, पॉइंट सी पे हम चलते हैं जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हवाले से है। अच्छा, की लर्निंग इसमें देख लेते हैं। जो पॉइंट बी था हमारा कि अगर कंपनी है और उसकी ट्रस्ट है, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट ने भी गेन किया या इनकम की है, तो दोनों की मिला के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कंसीडर किया जाएगा। प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड नॉट जस्ट इट्स ओन अर्निंग बट आल्सो इनकम एंड गेन्स ऑफ ट्रस्ट इट मैनेजेस अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात हमने समझ ली। टाइमिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स टैक्स लायबिलिटीज, कि कब आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रस्ट के या फिर कंपनी के, वो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑल एक्यूमुलेटेड गेन्स अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन डेट आर टैक्सेबल, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के डेट तक जाते हैं उस वक्त तक जितनी आपकी गेन्स होती हैं, जितनी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, वो अल्टीमेटली टैक्सेबल होते हैं। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा, उससे पहले आपकी कोई वो उसकी खपत हो गई तो फिर वो अलग है, उसकी कोई रिजर्व आपने रखा तो आपको पूरा कंपनसेट करना पड़ गया तो वो चला गया। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं था तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसको इंक्लूड करेंगे, करना पड़ेगा कानून के मुताबिक, तो फिर उसके ऊपर टैक्सेबल भी वो होगा। आगे चलते हैं, पॉइंट सी है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लासेस, सब क्लास सी ऑफ क्लास 19, अगेन सेक्शन 19 का जिक्र है और उसकी क्लास सी की बात है। इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, यहां पे एक बात की गई है कि प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ द ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन, कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट करना चाहते हैं तो भी उसकी डेट ऑफ लिक्विडेशन पे किसका क्या स्टेटस है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसको न्यूमेरिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कंपनी इज लिक्विडेटेड ऑन 30th जून,
कंपनी को लिक्विडेट करने का डेट का हमें पता चल गया कि 30 जून को हम लिक्विडेट कर रहे हैं। अब इस डेट तक कंपनी के क्या प्रॉफिट थे? अप टू दिस डेट the company's profits total PKR 8 lakh and gains from managed trust amount to PKR 3 lakh। अब ट्रस्ट जो मैनेज ये कर रही थी उसका गेन जो था 3 लाख था, कंपनी का प्रॉफिट 8 लाख था। डेट हमारी थी 30 जून लिक्विडेशन की। अब इस डेट को हमने क्या कुछ कंसीडर करना है? बोथ प्रॉफिट्स कंपनी का 8 लाख एंड ट्रस्ट का जो गेन है 3 लाख आर इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम फॉर लिक्विडेशन पर्पसेस। जब हम उसकी लिक्विडेशन कर रहे होंगे फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, तो आपको दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, कंपनी की भी प्रॉफिट और जो गेन ट्रस्ट ने हासिल किया था उसको भी। इसमें लर्निंग क्या है हमारी? ये भी टैक्स की लैंग्वेज नहीं है, टैक्स की लैंग्वेज पॉइंट सी था। अपॉन लिक्विडेशन यानी जब कोई कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, लिक्विडेट का मतलब आपने बनानी होती है जब कंपनी, तो वो फॉर्मेशन होती है। जब कंपनी को खत्म कर रहे होते हैं लिक्विडेशन होती है। अपॉन लिक्विडेशन ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड ट्रस्ट गेन्स अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि प्रॉफिट्स हैं और ट्रस्ट के गेन्स हैं क्या अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन आर कंसीडर टैक्सेबल इनकम, तो उसको हम टैक्सेबल इनकम कंसीडर करते हैं। अगला पॉइंट जो समझने वाला है, याद रखने वाला है, कंपनीज शुड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन। कंपनी के पास प्रॉफिट्स और गेन्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। एज लिक्विडेशन ट्रिगर्स कंप्रीहेंसिव टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होती है। सो ये था आज का हमारा सेशन। आपको अगर ये हमारा सेशन समझ आया तो इसी तरीके से हम कोर्स को लेके आगे चलेंगे और एक टाइम आएगा कि आप कंप्लीट टैक्स कंसल्टेंट हो जाएंगे। और एक चीज आपने याद हमेशा रखनी है कि जब हम चीज सीख रहे होंगे, आपको समझ आ गई, इट्स मीन जब कभी जरूरत पड़ेगी आप दोबारा समझ सकते हैं। हर चीज हर वक्त किसी को भी याद नहीं रहती। सो ये लेसन तक अपने आप को महदूद रखें कि लेसन की आपको समझ आ गई तो एक टाइम आएगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके लिए कोई चीज भी नई नहीं रहेगी। कुछ होते हैं कि जी ये पॉइंट तो ठीक है समझ आ गया, अगला पॉइंट भी समझ आ गया, अब इनको इकट्ठे कैसे याद रखूं? तो मशीन हम नहीं है, हम इंसान है, हमें चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे तो बहुत सारा टाइम होता है, आप चीजों को कंसल्ट कर लेते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करके निकलते हैं। सो परेशान इस बारे में नहीं होना कि इतनी बड़ा मैनुअल कैसे याद रखेंगे। ये छोटे छोटे लेसन है, अगर आपको याद रहते हैं तो हर एक का हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। कुछ चीजों का इस्तेमाल होता है जो रेगुलर होता है, वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं। जब आप किसी निटी ग्रिटी में फंसते हैं, तो जब चीजों को आप डिटेल में जाते हैं तो आप चीजों को फिर समझ लेते हैं। क्यों? ऑलरेडी हमने थ्योरी में और प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में उसमें समझा होता है, किया होता है। सो इस बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होता। स्टूडेंट का सबसे बड़ा ये एक इशू होता है, तो मैंने आपको एक मोटिवेशन के लिए ये भी ऐड कर दिया। ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें, जो हमारा व्हाट्सएप टैक्स कंसल्टेंसी का कोर्स है उसका ग्रुप। और बाकी वेबसाइट पे आज से हम कोर्स को एनरोलमेंट ओपन हो जाएगी, उसमें आप एनरोल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।